हेलो एंड वेलकम टू जीएस मेंटर टेक इट इजी। मैं हूं अमित कुमार शुक्ला। हम अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज में जो दो थिंकर आपको पढ़ा चुके हैं, तो मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 1 में यूनिट 2 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के नाम से यूनिट है उसमें से FW टेलर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हेनरी फेयोल बता चुका हूं, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मैक्स वेबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने आदर्श नौकरशाही प्रतिमान या आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया है। तो देखिए, हम कभी भी ऑप्शनल को रटने के हिसाब से ना समझें और उसको अपने डेली लाइफ से सोचें। तो देखिए, मैक्स वेबर ने जो स्टडी की ब्यूरोक्रेसी की, तो उन्होंने सीधे ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं पता किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश किया आखिर समाज में ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं या आदेश देने की हैसियत रखते हैं, और वहीं समाज में कुछ लोग उन ऑर्डर को कंप्लाई करते हैं या फॉलो करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? समाज में सत्ता का केंद्र बिंदु आखिरकार होता कौन है? कौन ऑर्डर देगा, कौन मानेगा, कब ऑर्डर माना जाएगा, कब ऑर्डर नहीं माना जाएगा? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था जो मैक्स वेबर को लगातार परेशान कर रहा था कि आखिर कोई ना कोई एक इसका रीजनेबल आंसर होना चाहिए कि आखिर मैं क्यों आदेश नहीं दे सकता हूं, कोई क्यों दूसरा क्यों आदेश देता है, और क्यों एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश कोई मान लेता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश नहीं मानता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई बेटा है तो वही बात जब उसके पिताजी कहते हैं वो उस बात को मान जाता है, और जब उसी के पड़ोस के बहुत दूर के एक अंकल कहते हैं तो वो बात नहीं मानता है, और सेम बात दोनों लोगों ने कही। तो ये क्या माजरा है? इसका मतलब है कि इनके पिताजी में वो अथॉरिटी है जिसको वैलिडेट करता है इनका बेटा, इसीलिए तो पिताजी की बात मान गया, और पड़ोस में जो दूर अंकल रहते हैं उनकी बात नहीं माना, जबकि दोनों लोगों ने सेम बात ही तो कही थी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ही ऑर्डर देते हैं, बाकी लोग मानते हैं? ऐसा क्यों है कि किसी का ऑर्डर माना जाता है या किसी की कमांड मानी जाती है, किसी की कमांड नहीं मानी जाती है? और इन्हीं क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के प्रयास में वो ब्यूरोक्रेसी तक पहुंच गए, और उनका मानना था कि जो भी करें और समझें उसमें परफेक्शन होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जब ब्यूरोक्रेसी के बारे में स्टडी की तो उनका ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर, जो आदर्श स्थापित किया जाता है वो तो कभी अचीव ही नहीं होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम आदर्श स्थापित करना बंद कर दें। अब मान लें आपने अपना गोल सेट किया है कि मुझे ऐसा करना है। अगर आपका गोल सेट है और ये इसका सेंटर है, अगर सेंटर में नहीं भी अगर हिट कर पाओगे, कहीं अगल बगल करोगे, तब भी आप उन लोगों की तुलना में सक्सेस होने की ज्यादा क्षमता रखते हो जिनका कोई आइडियल या आदर्श था ही नहीं। तो मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि पहले तो मैं ये पता करूं कि समाज में सत्ता का जो अधिष्ठान होता है, प्रतिष्ठान होता है, वो कहां होता है, क्यों कुछ लोग आदेश देने की हैसियत रखते हैं और बाकी लोग उनका अनुपालन करते हैं। तीसरा, ये जो सत्ता और प्राधिकार वर्ड हैं, इनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या इनमें मीनिंग है? और चौथा, ठीक, चौथी ये चीज कि सत्ता, प्राधिकार और नौकरशाही, इसमें संबंध क्या होता है? तो पहले तो हम ये जान लें कि सत्ता और प्राधिकार, पावर एंड अथॉरिटी, कभी कभी लोग उसको समानार्थी शब्द के रूप में यूज करते हैं, उसको एक सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं, जो कि गलत है। पावर का मतलब होता है सत्ता हिंदी में, और अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार। आप ऐसे समझे, आपके घर में किसी की शादी हो रही है और आप उमंग में डांस कर रहे हैं, आपको नाचना नहीं आता है बट आप नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, आप नाच रहे हैं, इवन आपको उसका गाने के स्टेप भी नहीं पता कैसे डांस करने, आप खुशी से नाच रहे हैं। ये क्या हो गया? ये अथॉरिटी है, प्राधिकार है, कि आपके किसी बड़े ने कहा नाचो, आप नाच दिए, बड़ा है चलो दिल रख लेते हैं, तो आपने वैलिडेट किया कि वो अथॉरिटी ऐसी रखता है। और कोई अगर आपके कनपटी पे तमंचा रख देगा तो आप तमंचे पे डिस्को भी करोगे, ये भी नाचोगे, लेकिन अब क्यों नाचे? अब सत्ता की वजह से नाचे। तो ध्यान रखिए, सत्ता और प्राधिकार में क्या अंतर होता है कि जब आप किसी के ऑर्डर इसलिए माने कि उस व्यक्ति में वो हैसियत है कि आपको ऑर्डर दे सके, तो वो प्राधिकार होता है, और जब आप किसी का आदेश डर के कारण मानते हैं, वो क्या होती है? सत्ता। जैसे हम अपने से बड़ों, अपने से पिता, अपने बड़े भाई, माँ का, बड़ी बहन का जब हम पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो अथॉरिटी है उनकी। और जब किसी पुलिस दरोगा के जब आप पैर छूते हैं तो वहां पर क्या है? एक डर है, उसको जब आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे कि जो
लीगल होता है, रेशनल होता है, वो अथॉरिटी है। जब किसी से काम करवा लेने का जो आपका जो हद हैसियत है वो लीगल और रेशनल है तो अथॉरिटी हो जाती है। और जब यही दबाव के कारण हो, भय के कारण हो, कोएर्शन के कारण हो तो इसी को क्या कहा जाता है? सत्ता। तो कहते हैं सत्ता और प्राधिकार के बीच की जो सीमा होती है बहुत नैरो होती है। इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इस लाइन को पार ना करें। जो मैक्स वेबर ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर फाइंड करने का प्रयास किया, उन्होंने देखा कि बिस्मार्क के लीडरशिप में किस तरह से प्रशिया ने खुद को खड़ा किया था। तो मैक्स वेबर ये मानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किसी एक इस्टेब्लिश्ड जो पावर है उसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रशा फिर से खड़ा हो रहा है, हम लोग जर्मनी को प्रशा बोलते थे, तो कहीं ना कहीं इसमें नौकरशाही का ही योगदान है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें कुछ निश्चित नियम पाए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं आपको समझ के लिए बता दूं, कुछ बच्चों को क्या होता है कि जब कभी हम नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं तुरंत उनके दिमाग में गूंजने लगता है आईएएस, पीसीएस, डीजीपी, एसपी, एसएसपी। ये नौकरशाही नहीं है। केवल नौकरशाही में कुछ निश्चित नियम हैं, अगर वो कहीं भी पाए जाएं वो संगठन क्या हो जाता है? नौकरशाही हो जाता है। तो पहले हम देखें कि जो मैक्स वेबर है वो क्या कह रहे हैं। 3 जो मूलभूत प्रश्न हैं पहले हम वो देखें, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में आएंगे। जैसे समाज में सत्ता का प्रतिष्ठान कहां होता है, या समाज में सत्ता का केंद्र बिंदु कहां होता है। यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्यों कुछ लोग आदेश देने की हैसियत रखते हैं? क्यों कुछ लोग आदेश देने का अधिकार रखते हैं? तीसरा, क्यों कुछ लोग आदेशों को मानते हैं? क्यों कुछ लोग आदेशों का अनुपालन करते हैं? अनुपालन करते हैं। तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। क्या बताया? किसी व्यक्ति में अगर सत्ता या प्राधिकार होता है तो वो दूसरों से अपना काम करवा लेने की क्षमता रखता है। जिसके पास या तो सत्ता है या प्राधिकार है वो आदेश देगा, और जिसके पास सत्ता और प्राधिकार नहीं है वो आदेश को मानेगा। तो 2 क्वेश्चन के आंसर आ गए। कौन देगा ऑर्डर, कौन कमांड देगा? जिसके पास या तो सत्ता होगी या प्राधिकार होगा। मानेगा कौन? जिसके पास ये नहीं है। जैसे देखो, तो अब हमने क्या कहा कि जो कौन कमांड देता है, आदेश कौन देता है? आदेश देखें कौन देता है? जिसके पास या तो सत्ता है या प्राधिकार है। कौन कमांड दे सकता है? या तो किसी के पास पावर हो तो, या उसके पास क्या हो? अथॉरिटी हो तो। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ये क्या होता है? इसमें कोएर्सन होता है। इसमें इसमें दबाव होता है, भय होता है। ये गैर विधिक है। इसमें स्वेच्छा से पालन नहीं है। स्वेच्छा से पालन नहीं है। जबकि ये क्या है? जो अथॉरिटी होती है वो कैसी होती है? लीगल होती है। जैसे डीएम ने ऑर्डर किया कि सारे कोचिंग संस्थान तब तक बंद रहेंगे जब तक हम ऐसा ना कहें। कोचिंग जो भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं या स्कूल चलाते हैं उन्होंने बंद कर दिया। भला आप कह दीजिए कोचिंग चलाने वालों से कि कोचिंग बंद कर दें तो कहेंगे मूर्ख हो क्या? तुम कौन हो भाई ये बताने वाले?
तो जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं उनको पता है कि डीएम सही व्यक्ति है इस ऑर्डर को देने के लिए, वो मान गए। क्यों? डीएम में क्या है? वो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को वैलिडेट करते हैं। दूसरा यानी कि वैधानिक है। तीसरा, यहां पर जो आज्ञा का पालन होता है वो स्वेच्छा से होता है, कोई कोएर्सन नहीं होता है। तीसरा ये है कि ये भय मुक्त है। क्यों? जब आप किसी को अथॉरिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो भी आप उसकी आज्ञा मानते हैं, और पावर के रूप में जब देखते हैं तब भी ऑर्डर मानते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया कि जो प्राधिकार जिसके पास होता है तो वो जब ऑर्डर देगा तो मानने वाला ना तो भय से ग्रसित होता है, ना ही ऐसा लगता है कि जोर जबरदस्ती किया गया है, बल्कि वो लीगल और रेशनल होता है। ठीक, तो फिर आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो भी 3 तरह की हो सकती है। तो पहली चीज, प्रशासन में किसी को सत्ता नहीं दी जाती। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है हमेशा उसके पास प्राधिकार होता है, इसलिए पावर वर्ड नहीं यूज करते, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं? अथॉरिटी यूज करते हैं। फिर मैक्स वेबर कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो 3 तरह की हो सकती है। जो प्राधिकार है वो 3 तरह का हो सकता है। कैसा? एक हो सकता है परंपरागत, ट्रेडिशनल, दूसरा हो सकता है करिश्माई, और तीसरा हो सकता है विधिक एवं तार्किक। विधिक एवं तार्किक, यानी ये आपका हो गया ट्रेडिशनल, यह आपका हो गया कैरिस्मेटिक, और यह हो गया लीगल एंड रेशनल। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? कि जो कस्टम्स एंड बिलीफ से आती है, कि जैसे हमारी एक बहुत लंबे समय से मान्यता चली आई है कि हम सब लोग को ऐसा, समाज में एक परसेप्शन है कि कभी भी बच्चों को अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, और माता पिता जो कहते हैं उनकी भलाई के लिए कहते हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो हम अपने माता पिता की बात मानते हैं क्योंकि ये हमारे कस्टम, हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है, और हमारे सोसाइटी में भी उसका एक्सेप्टेंस है। हमारे सोसाइटी भी उसको इनकरेज करती है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि वो माँ बाप हमेशा हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। तो जब आप किसी की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारे कस्टम एंड बिलीफ का हिस्सा है, वो होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है? या आप किसी को भी, ऐसा है समाज में एक मान्यता है कि ऐसा किया जाता है, इस वजह से मानते हैं, तो वो अथॉरिटी कैसी हो जाती है? ट्रेडिशनल, समाज में चली आ रही है। समाज ने हमको बोल दिया क्या कि जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ बेअदबी से बात करते हैं समाज उन्हें पसंद नहीं करता है, राइट? तो आपको एक दबाव रहेगा समाज का कि अगर मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के साथ में बेअदबी से पेश आऊंगा तो समाज हमारा बहिष्कार कर सकता है। तो हम अपने छोटों के प्रति प्यार दिखाएं, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें, और हम अपने बड़ों का आज्ञा का ये जो पालन करते हैं ये किसी कानून में नहीं लिखा है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि ये हमारे कस्टम और हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। तो एक हमारे माँ बाप के पास जो अथॉरिटी होती है वो कैसी होती है? वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है जो कि समाज से हमको मिलती है। फिर दूसरा आ जाता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी मतलब ये किसी व्यक्ति के अंदर कुछ करिश्माई व्यक्तित्व होता है, उस करिश्माई व्यक्तित्व से कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो जिसके पास ये करिश्माई व्यक्तित्व है, ये कैरिस्मेटिक नेचर है, वो उनका लीडर बन जाता है, और जो लोग इस नेचर को रिकॉग्नाइज करते हैं वो उसके फॉलोअर बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी के अंदर समाज के डिफरेंट लोगों को एक धारा में लाने की जो अद्भुत क्षमता थी, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये कैरिस्मेटिक है, सब लोगों में नहीं होता है। महात्मा गांधी जहां चल पड़ते थे वहां चाहे महिला हो, पुरुष हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ट्राइबल क्लास हो, राजा हो, खेतीहर हो, मजदूर हो, सब एक साथ चल पाते थे। ऐसा विलक्षण नेता समकालीन विश्व में कोई नहीं था। गांधी अनपैरेलल, अनमैच्ड थे। इस मामले में गांधी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यानी कुछ लोगों की नज़र में गांधी के अंदर ये खासियत क्या थी? ये करिश्मेटिक उनका नेचर था। इस वजह से बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। वहीं
तो करिश्मेटिक अथॉरिटी कब होती है? जब उस करिश्मा को वैलिडेट करें कुछ लोग, और अगर कोई वैलिडेट नहीं कर रहा है तो उस करिश्मा को कोई मतलब नहीं है। जैसे समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी करता है कि जैसे जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसके बाद 1920 में चला, फिर 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने बारदोली से ही चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा पसंद नहीं करते, महात्मा गांधी ने कहा। और यही महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा हुई तो उस हिंसा की आलोचना करने तक से मना कर दिया, बल्कि ये कहा हिंसा के साथ हिंसा तो पुण्य का काम है। अब देखिए, एक ही व्यक्ति दो घटनाओं में अलग अलग स्टैंड। चौरी चौरा कांड की वजह से पूरे देश ने विरोध किया कि इसको वापस मत लीजिए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि हिंसा हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी बहुत हिंसा हुई थी, लेकिन तब महात्मा गांधी ने इस हिंसा की आलोचना तक नहीं की। तो कुछ लोग कहते हैं ये व्यक्ति बहुत ही हिपोक्रेटिक था, ये हर बार अलग अलग स्टैंड लेता था। कुछ लोगों का मानना है, राइट, कि गांधी इरविन पैक्ट में आपने क्यों ये पॉइंट मजबूती से नहीं रखा कि अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी आप माफ नहीं करेंगे तो हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्योंकि इरविन खुद गांधी जी के पास चल के आया था। जो गांधी इरविन पैक्ट है उसमें क्या हुआ है कि जो कांग्रेस है उसकी हैसियत ब्रिटिश सरकार से उस समय थोड़ी ऊपर हो गई थी। तो जब आप समझ रहे हैं कि सामने वाला आपसे कमजोर पड़ रहा है, यही वो मौका होता है जब आपको अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखना होता है। महात्मा गांधी ने क्यों ये प्रयास नहीं किया? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुक सकती थी। वही कुछ लोग इस आधार पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप तो भिखारियों की तरह हर बार याचना लेके पहुंच जाते हैं ब्रिटिश के सामने। आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, आज़ादी खून बहाकर मिलेगी। बहुत लोगों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, आज़ादी इनके वजह से मिली है। उनके लिए गांधी हीरो नहीं है। तो ध्यान रखना है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के साथ में समस्या क्या है? समस्या ये है, ये अथॉरिटी का जो रिकॉग्नाइज करता है वही इसको मानता है, और जो इस अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इस करिश्मा को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसके लिए आप कुछ नहीं है। एक ये भी इसके साथ समस्या है कि व्यक्ति के जीवित रहते ही अगर वो करिश्मा खत्म हो गया तो ये करिश्माई जो आपका प्राधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे नेता होते हैं जो पहले तो बड़े सक्सेसफुल होते हैं, उनके साथ मासेस चल देते हैं, पूरा जन समुदाय चल देता है, लेकिन वही व्यक्ति 4-6 साल बाद अपना वो करिश्मा खो देते हैं। तो जैसे ही आपका वो करिश्मा खत्म हुआ, ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी खत्म हो गई। ये उस व्यक्ति के जीवित रहते हो सकती है या उसके मरने के 4-6 साल बाद भी हो सकती है। और इसमें एक ये भी है कि कैरिस्मेटिक अथॉरिटी युगों युगों तक चल सकती है। भगवान राम के आदर्शों पे आज हम चलते हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पे आज भी हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका करिश्मा आज तक बरकरार है। तो करिश्मेटिक अथॉरिटी के साथ में क्या है, जब तक करिश्मा है, जब तक करिश्मेटिक एटीट्यूड है, तब तक उस अथॉरिटी को माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये करिश्मेटिक हो गया। तो ध्यान रखने, करिश्मेटिक जो अथॉरिटी होती है ये बड़ी सेंसिटिव होती है। करिश्मा खत्म, अथॉरिटी खत्म, और करिश्मा युगों युगों तक बना रहेगा तो वो बना रहेगा। जैसे एक परसेप्शन क्या है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना चाहिए, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। क्योंकि आप जब कभी देखते हो, रामायण भी अगर देखते हो तो उसमें याद है कि आप जब समुद्र बनाने के लिए जब जगह मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं भगवान राम, तो समुद्र उनको परमिशन नहीं देता है। तो एक चौपाई है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। कि ये जो मूर्ख समुद्र है ये ऐसे नहीं मानेगा, 3 दिन बीत चुके हैं, तब वो गुस्से से बोले कि भय बिन होई न प्रीत, यानी जिनको भय दिखाइए तभी प्यार होगा। तो उनका ये वाला जो एटीट्यूड है आज तक मुझे अक्षरशा पालन करते हैं। लोग कहते नहीं दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करो, क्यों? उनकी करिश्मा में आज तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। ठीक, लेकिन ये सेंसिटिव है, करिश्मा खत्म, अथॉरिटी खत्म। इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो कहीं लंबे समय तक रहती है। करिश्मा वाला चलेगा तो युगों युगों तक चलेगा, और नहीं चलेगा तो 2 दिन में समाप्त हो सकता है। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा स्थायित्व है, क्योंकि समाज जो है वो लंबे समय से इस विश्वास के साथ चला आ रहा है, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो हम अपने माता पिता या बूढ़ों की इज्जत करते हैं क्योंकि सोसाइटी हमको ये सिखाती है, हमारे कस्टम एंड बिलीफ का हिस्सा है। तीसरी जो अथॉरिटी है वो है लीगल एंड रेशनल। आज के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही अथॉरिटी है। क्यों?
इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसे एक सबसे बढ़िया अथॉरिटी बनाते हैं। जैसे इसमें वो कौन से कैरेक्टर हैं जो इसको सबसे अच्छा बनाते हैं? तो अगर हम कहें कि लीगल एंड जो रेशनल अथॉरिटी है वो क्यों सबसे अच्छी मानी जाती है, उसका रीजन क्या है? बेस्ड ऑन सर्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स, पहले तो ये लिखित कुछ जो बातें हैं उन पर आधारित है। दूसरा, इसमें जो प्राधिकार होता है वो किसी व्यक्ति में केंद्रित नहीं होता बल्कि पद में केंद्रित होता है। इसमें जो प्राधिकार होता है वो कहां होता है? पद में केंद्रित होता है, पद में केंद्रित होता है, ना कि व्यक्ति पर। ना कि व्यक्ति पर। समझे जरा कैसे? अभी लखनऊ का डीएम, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन है, शायद अभिषेक प्रकाश है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने एक ऑर्डर दिया कि फला कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद रखें हमारे नेक्स्ट ऑर्डर तक। ठीक, तो जो उन्होंने ऑर्डर दिया वो अभिषेक प्रकाश की हैसियत से नहीं दिया, वो हैसियत डीएम लखनऊ के रूप से दिया है। राइट, अगर कल को वो चले जाएंगे, वो डीएम नहीं रह जाएंगे, वो टर्मिनेट कर दिए गए, नौकरी से चले गए, तो अब शैलेश जो अभिषेक प्रकाश हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आज भी मैं ऑर्डर देने की हैसियत रखता हूं। आप ऑर्डर तब तक दे सकते थे जब तक आप डीएम के पद पर थे। बात आई समझ में? तो इसमें एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि व्यक्ति से जो सत्ता होती है वो खींच ली जाती है, अथॉरिटी खींच ली जाती है, और अथॉरिटी किस पे दे दी जाती है? पोस्ट पर दे दी जाती है। तो पोस्ट कोई इंसान तो है नहीं जो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करेगी। तो इंसान का नेचर होता है ना कि एक ही इंसान अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग बर्ताव करता है, लेकिन पद ऐसा नहीं कर सकता है। तो सबसे बढ़िया चीज कि व्यक्ति पर यह केंद्रित ना होकर पद पर केंद्रित होता है। आप जब तक इस पद पर हैं तभी तक आप इस अथॉरिटी को रखेंगे। ठीक है, यानी और इसमें एक और चीज है, इसमें अनामता, निर्वैतिकता और तटस्थता होती है। यानी इस टाइप की जो अथॉरिटी होती है उसमें एनोनिमिटी होती है, पर्सनल डिटैचमेंट होता है और न्यूट्रलिटी होती है। न्यूट्रलिटी का मतलब हो गया आप के पास जब कोई समस्या लेकर आएगा तो इस हिसाब से आप डील नहीं करेंगे कि ये मेरा सगा भाई है और ये मेरा दुश्मन का बेटा है। अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो आपको न्यूट्रल होके अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जजमेंट करना है। कि मान लीजिए आप डीएम हैं और सांप्रदायिक दंगा हुआ, आप हिंदू रिलीजन को मानते हैं या आप मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं और जो दंगाई है वो भी मुस्लिम है, राइट, तो अब आप ये नहीं कहेंगे चूंकि मैं भी मुस्लिम, दंगा की शुरुआत करने वाला भी मुस्लिम, तो नहीं मैं कार्रवाई नहीं करूंगा या हीला हवाले करूंगा। नहीं, जो दोषी है आप उसके लिए जो भी अपने अथॉरिटी में आपको करना है वो आप करेंगे। तो इसमें क्या हो गया, आप में पर्सनल डिटैचमेंट होना चाहिए और न्यूट्रल होकर जजमेंट होता है। और तीसरा एनोनिमिटी, पर्दे के पीछे काम करते हैं। जब पर्दे के पीछे काम करोगे तो एक आपको आसानी होती है, अगर कोई अच्छा काम हुआ तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और कुछ बुरा किया तो उसका खामियाजा भी नहीं भुगतना पड़ेगा। तो जो क्रेडिट होती है वो भी मंत्री के हाथों जाती है और जो क्रिटिसिज्म होता है वो भी मंत्री के माथे जाता है। तो हम तीनों तरह के अथॉरिटी में, चूंकि ये खूबियां और किसी अथॉरिटी में नहीं होती हैं, इसलिए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे अच्छी अथॉरिटी मानी गई है वो कौन सी अथॉरिटी मानी गई है? वो मानी गई है लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी, क्योंकि ये व्यक्ति को साइड करके पद पर केंद्रित होती है। इज दैट वेरी क्लियर? तो हम लोगों ने देख लिया कि सत्ता और प्राधिकार में क्या अंतर होता है। हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया, समाज में सत्ता का केंद्र बिंदु कहाँ होता है। हमने ये भी देख लिया कि जो अथॉरिटी होती है वो कितने तरह की होती है, और तीनों अथॉरिटी के अपने अपने हमने वो चीजें भी देख ली। अब जो हमें देखना है वो ये देखना है कि जो आदर्श नौकरशाही प्रतिमान होता है, उस आदर्श नौकरशाही प्रतिमान में कौन सी वो खूबियां हैं जब किसी ब्यूरोक्रेसी में अगर वो चीजें पाई जाएंगी तो उसे हम आदर्श नौकरशाही प्रतिमान कह देंगे। ठीक है ना? तो क्या है आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी?
समझे जरा। मैक्स वेबर का कहना है कि नौकरशाही उस समय कहते हैं, किसी भी संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेसी उस समय कह देते हैं जब उसमें कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो क्या है ब्यूरोक्रेसी? नौकरशाही क्या है, समझे क्या है नौकरशाही? पहला, प्राधिकार एवं दायित्व, प्राधिकार एवं दायित्व होना चाहिए। अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी भी आप देखोगे ज्यादातर थिंकर्स ने इन दोनों वर्ड्स को एक साथ रखा है। अगर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे दी गई तो डिक्टेटर बन सकता है, तानाशाह हो सकता है। तो अगर किसी को अथॉरिटी दिया जाए तो उसको बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दिया जाए, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एक दूसरे को बैलेंस करते रहें और वो व्यक्ति तानाशाह ना हो सके। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए पहली चीज क्या जरूरी है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। दूसरा, डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन हो। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य, डिवीजन ऑफ वर्क कार्य का विभाजन हो। जो भी हमें काम करना है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें ताकि काम करने में हमको सहूलियत हो। तीसरा, पद सोपान क्रम, हायरार्की। पद सोपान क्रम, ये जैसे हमने बना दिया पद सोपान क्रम हो गया। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए कि आपका एसपी हो गया, ये आपका डीआईजी हो गया, इधर आपका आईजी हो गया और ये आपका बॉस बैठा है डीजीपी, ठीक है। तो सबको पता है कि कौन किसका बॉस है ना। इससे क्या होता है, समाज की जो संरचना होती है इसमें पद सोपान क्रम का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उसका रीजन क्या है कि अगर पद सोपान क्रम नहीं होगा तो कोई व्यक्ति किसी की आदेश क्यों मानेगा? वो कहता है भाई मैं तुम्हारा क्यों मानूं आदेश, तुम मेरा मान लो आदेश, ठीक है। लेकिन ये हायरार्की क्या होती है, लोग कहते नहीं कि अपनी औकात में रहो, तो सबको उसकी, सब लोगों को उनकी औकात पता हो, इसके लिए हायरार्की या पद सोपान क्रम का होना बहुत जरूरी है। जैसे एसपी को पता है कि उसके ऊपर डीआईजी है, डीआईजी को पता है कि उसके ऊपर आईजी है और आईजी को पता है कि उसके ऊपर डीजीपी है। तो अब डीआईजी ये नहीं बोल सकता मैं डीजीपी के ऑर्डर क्यों मानूं, डीजीपी मेरा ऑर्डर मान ले, या मैं उनकी अथॉरिटी को मानता ही नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता। चूंकि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में या ब्यूरोक्रेसी जैसे में एक हायरार्की का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एनार्की से बचाता है। अगर हायरार्की नहीं होगी तो कोई किसी के आदेश मानेगा ही नहीं। लोग कहेंगे मैं तुमसे छोटा नहीं हूं बल्कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो आज से मैं तुम्हारे आदेश क्यों मानूं, उल्टा तुम ही मेरे आदेश मानना शुरू करो। इससे अराजकता फैल जाएगी और आखिरकार ये अराजकता आम जनता को परेशान करेगी। तो क्या होना चाहिए, पद सोपान क्रम का होना बहुत जरूरी है। इससे घर परिवार में भी होता है। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा समाज परिवार में जो डिसीजन, बड़े डिसीजन लेने वाले हैं हमारे दादा दादी हैं। जितने घर के जब कभी बड़े डिसीजन होंगे तो उनका सहमति जरूर लिया जाएगा। जैसे शादी संबंध जब होते हैं तो ये रिश्ते बहुत हमेशा के लिए जुड़ने होते हैं, तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं घर के, उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस समय, है कि नहीं। फिर उसके बाद हमारे मम्मी पापा, उसके बाद बड़े भाई बहन और उसके बाद फिर जो और छोटे होते हैं उनका होता है। तो एक ये ट्रेडिशनली ही सही, लेकिन एक हायरार्की परिवार में ही भी बनी होती है। तो देखिए ये हमारे परिवार की हायरार्की हो गई। तो यहाँ छोटे भाई बहन, यहाँ बड़े भाई बहन, यहाँ मम्मी पापा और यहाँ आपके दादा दादी, ठीक। तो चाहे वो परिवार हो चाहे कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें पद सोपान क्रम का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अराजकता से निजात दिलाता है, ठीक। उसके बाद नगद वेतन, सैलरी इन कैश। क्या होना चाहिए, जो सैलरी दिया जाए वो किसके आधार पर हो, कैश हो। फिर योग्यता के आधार पर चयन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, योग्यता के आधार पर चयन, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अगर आपने
अपने एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन है वो ऐसे ही कर लिया है कि अच्छा आप हमारे मामा के बेटे हैं, आप हमारे फूफा के बेटे हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं। तो जो एक ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर व्यवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है सही जगह पर सही व्यक्ति होना चाहिए और सही जगह पर सही वस्तु होना चाहिए। अगर सही जगह पर सही व्यक्ति नहीं बिठाए हैं तो अव्यवस्था फैल जाती है। जैसे अब पार्टी में डीजे जो डीजे का होस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको पता है कैसे बीट बढ़ाना है, कैसे घटाना है, और लोग डीजे में एंजॉय करते हैं। और एकदम नौसिखी आदमी को किसी प्लम्बर वाले को बिठा देंगे डीजे पे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए सही जगह पर सही व्यक्ति। अगर कोई बड़ी घटना है एसडीएम से मैनेज नहीं हो रही है तो डीएम को ही देखना पड़ेगा। तो अगर कोई लार्ज स्केल पे कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो एसडीएम नहीं, डीएम से ही अब एसडीएम से काम नहीं चलेगा, डीएम का होना जरूरी है। इसलिए सही जगह पर सही व्यक्ति। इसी तरह सही जगह पर सही वस्तु भी होनी चाहिए। जैसे अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, स्पीड होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं नहीं मैं तो वही 2G से ही करूंगा, अपलोड ही नहीं हो पाएगा। आपके पास 4G का कनेक्शन होना चाहिए, तभी वीडियो अपलोड हो पाएगा। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? राइट पर्सन इन द राइट प्लेस एंड राइट थिंग इन द राइट प्लेस, यानी सही जगह पर सही व्यक्ति और सही जगह पर सही वस्तु। ये तभी संभव है जब चयन किया जाए, वो किसके आधार पर किया जाए? योग्यता के आधार पर, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो। जो आदमी जिस काम के लायक है तभी उसको वो काम दिया जाए, अदरवाइज ना दिया जाए। फिर जो लास्ट में है वो ये है, जो लास्ट में है वो क्या है? इसमें पर्सनल डिटैचमेंट, एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी की ब्यूरोक्रेसी में बस होने वाला है। पर्सनल डिटैचमेंट, एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी। क्या बताया मैंने? उसमें निर्वैतिकता होनी चाहिए, अनामता होनी चाहिए और तटस्थता होनी चाहिए। अगर ये 6 खूबियां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाएंगी वो ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी हो जाता है। तो आज से आप लोग ध्यान रखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का मतलब आईएएस, पीसीएस और पुलिस अधिकारी नहीं होता है, बल्कि ये 6 खूबियां जहां भी पाई जाएंगी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। और अगर ये सब जैसे कहा मैक्स वेबर ने हूबहू वैसे ही है तो यही क्या हो जाएगी? आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। आगे हम लोग मैक्स वेबर का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। और एक चीज, जब मैंने आपको एफडब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल पढ़ाया उनका भी मैंने क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं किया, राइट? तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे एफडब्ल्यू टेलर को, हेनरी फेयोल को और मैक्स वेबर को। क्योंकि जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है वही आपको बताता है कि आपने कुछ रटा नहीं है, बल्कि इनके कॉन्सेप्ट में भी क्या कमियां रह गई हैं ये आप बताने में समर्थ हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पढ़ के बहुत ईजी वे में मैक्स वेबर और नौकरशाही को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करें जो है 6386137878। व्हाट्सएप या कॉल करके आप मुझसे बहुत कम प्राइस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेस टू फेस पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।